Hello everyone, this is Prashant Singh and welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering Classes। हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स की MCQ सीरीज़ की और अगला जो हमारा टॉपिक है वो नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हम उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर आपने ये क्लास नहीं अटेंड की है, ये वीडियो नहीं देखा है, तो पहले आप वीडियो देखिए, पहले क्लास अटेंड करिए नेशनल इनकम के रिलेटेड, उसके बाद फिर इस MCQ को करना चालू करिएगा तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। राइट, चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बहुत ब्रीफ में समझाता भी चलता हूं चीज़ें, कि अगर आपको भूल रही हो तो आप रिकॉल कर सको। नेशनल इनकम का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कंट्री की जो भी टोटल इनकम है उसको आप नेशनल इनकम बोल रहे हो। राइट, अब उसके कैलकुलेशन के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, कि प्रोडक्शन मेथड है, कि इनकम मेथड है, कि एक्सपेंडिचर मेथड है, तो वो अलग टॉपिक है। राइट, तो अंदर जितना जाते जाओगे आपको चीज़ें उतनी आसान, इसलिए मैंने बोला कि आप क्या करो, पहले क्लास अटेंड करो। अगर नहीं किया है तो पहले क्लास देखिए, उसके बाद फिर MCQ को करिए, तो चीज़ें बेहतर होंगी, चीज़ें आसान होंगी। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू मेजर द नेशनल इनकम, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय को मापने की एक विधि है। अगर हम देखें तो मैंने क्या बोला कि नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के लिए आपके पास 3 मेथड होती हैं मुख्यतः, जिसको पहला आप बोलते हो इनकम मेथड, दूसरा आप बोलते हो यहाँ पर एक्सपेंडिचर या व्यय विधि, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉपुलर मेथड जिसमें आप GDP वगैरह सब जानते हो, तो वहाँ पर आप बोलते हो प्रोडक्शन मेथड या उत्पादन विधि। तो मुख्यतः अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आपके पास में 3 अलग अलग प्रकार की मेथड है। ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी हैं, तो एक्सपेंडिचर मेथड है, इनकम मेथड है, उत्पादन ये प्रोडक्शन मेथड भी है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पर किस प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टर्म फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। स्थिर मूल्यों पर अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो मैंने आपको जब GDP का कैलकुलेशन या नेशनल इनकम का कैलकुलेशन बताया तो वहां पर मैंने आपको 3 तरीके बताए। एक मैंने आपको क्या बोला, GDP एट मार्केट प्राइस, इसको आप नॉमिनल GDP बोलते हो। यहां पर होता क्या है कि जो गुड्स एंड सर्विस के प्राइस होते हैं ना, वो करंट ईयर के होते हैं। अब क्योंकि करंट ईयर के हैं, इसलिए यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों का असर दिखता है। दूसरा अगर बात करें तो यहां पर क्या बोलता है, GDP एट बेस प्राइस। बेस प्राइस की अगर बात करें तो ये क्या होता है, रियल GDP कहलाता है, और यहाँ पर बेस ईयर का प्राइस लेते हैं। अब क्योंकि ये बेस ईयर का प्राइस है, इसलिए ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। बात समझ में आ रही है। तो जब बेस ईयर के प्राइस को आप लेते हो ना, तो चीजें कांस्टेंट होती हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं तो GVA की बात होती है, ग्रॉस वैल्यू एडेड या फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पर। तो यहां पर आपको इतनी चीजें तो क्लियर है, इतनी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखो तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टर्म फॉर द कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है। करंट इनकम वर्तमान आय तो मार्केट प्राइस है, ये एक्यूरेट नहीं मानी जाएगी। डोमेस्टिक या घरेलू इनकम के आधार पर तो ठीक है, लेकिन आधा अधूरी चीजें हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वास्तविक आय या रियल प्राइस जिसको बोलते हैं वो बेस ईयर का होता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो रियल इनकम हो जाती है। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से इसको एक और नाम से जाना जाता है, आप बोलते हो रियल GDP। तो ये रियल GDP इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ पर चीज़ें किस प्रकार से दिखती है कि प्राइस कांस्टेंट है, यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी जो है वो करंट ईयर की है, बट प्राइस जो है वो बेस ईयर का लिया जा रहा है। तो चीज़ें इसलिए यहाँ पर रियल फॉर्म पर दिखती है, और इसी को रियल GDP भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड गुरु ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया। भारत में किसको सूक्ष्म वित्त का गुरु बोला जाता है, माइक्रो फाइनेंस का गुरु बोला जाता है। तो आप नाम याद रखना है आपको, विजय महाजन। तो यहाँ पर विजय महाजन जो है वो गुरु कहलाते हैं माइक्रो फाइनेंस के। अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, इसलिए ये आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर बोल रहा है अगला क्वेश्चन की विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, प्रयोज्य आय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है। तो इनकम अलग अलग प्रकार की होती है, मैंने नेशनल इनकम में आपको बताया है एक एक करके। इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं। पहला बोल रहा है डिस्पोजेबल इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन
प्राइवेट इनकम एंड इनडायरेक्ट, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको पर्सनल इनकम मतलब कि आप कितना कमा रहे हो और उसके बाद आप टैक्स कितना दे रहे हो और फिर क्या बच रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट जो है वो डिस्पोजेबल होता है। तो यहाँ पर इन दोनों की बात है, पर्सनल इनकम और टैक्स की बात है। तो यहाँ पर प्राइवेट इनकम और इनडायरेक्ट टैक्स जो है उससे लेना देना नहीं है ना, डायरेक्ट टैक्स की हम बात कर रहे हैं, ये हो नहीं सकता। सेकंड बोला डिस्पोजेबल इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल इनकम एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड बोल रहा है डिस्पोजेबल इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट इनकम एंड डायरेक्ट टैक्सेस, प्राइवेट इनकम नहीं ना, यहां पर मैंने क्या बोला कि पर्सनल इनकम आपकी व्यक्तिगत आय से संबंधित, बात समझ में, दोनों में फर्क होता है। फोर्थ बोल रहा है कि डिस्पोजेबल इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल इनकम एंड द डायरेक्ट टैक्सेस। आप मान लीजिए क्या करते हैं, आप 1,00,000 रुपए कमाते हैं, 1,00,000 रुपए कमाने के बाद आप 10,000 रुपए टैक्स देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 90,000 रुपीज जो बचा ये आपका डिस्पोजेबल इनकम कहलाएगा। तो आपकी जो पर्सनल इनकम है उस पर्सनल इनकम में जितना आप डायरेक्ट टैक्स दे रहे हो, जो इनकम टैक्स के फॉर्म पे टैक्स दे रहे हो, जो संपत्ति कर के रूप में दे रहे हो, वहां पर उसको माइनस करने के बाद जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, वही आपकी डिस्पोजेबल इनकम या उसी को आप प्रयोज्य आय कहते हो। बात समझ में आ रही है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी फैक्चुअल है इसलिए सिर्फ आपको याद रखना है। बोल रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक द सोशल फ्रेमवर्क। अगर मैं बात करूं एक बुक जिसका नाम है सोशल फ्रेमवर्क, तो किसने लिखा है, तो आप याद रखिए उसको लिखा है J.R. हिक्स ने। फैक्चुअल पोर्शन है, याद रखना है, कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है इसलिए ये जरूरी है आपके लिए पता होना, राइट। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो यहां पर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेटेड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया जीडीपी। जीडीपी के बारे में आपको पता है, पूछ रहा है कि कौन इसका गणना करता है, कौन इस संगठन है जो इसको कैलकुलेट करता है, तो वो करता है एनएसओ। पहले करता था एनएसएसओ, राइट, और दो ऑर्गेनाइजेशन थे सीएसओ और एनएसएसओ, अलग अलग काम के लिए इनको बनाया गया था, लेकिन अभी कुछ वर्षों पहले इन दोनों का मर्ज हो गया, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, मर्जर देखने को मिला और एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया जिसको बोला एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो आप याद रखिएगा कि जीडीपी से रिलेटेड जो भी डेटा है उसका जो कलेक्शन है, जो गणना है, वो एनएसएसओ का जो काम था, जो सीएसओ काम था, मर्जर के बाद में एनएसओ नाम जो है वो लिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आता है विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करूं तो नेट वैल्यू का मतलब क्या होता है, नेट वैल्यू का मतलब होता है जब आप ग्रॉस वैल्यू में से डिप्रेशिएशन को क्या करते हो, मूल्यह्रास को आप घटा देते हो तो नेट वैल्यू मिलती है। बोले सर यहाँ पर क्या किसके ग्रॉस वैल्यू में से घटाएंगे, यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट क्या करना है, नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट की नेट वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसलिए नेशनल प्रोडक्ट के ही ग्रॉस वैल्यू से आप क्या करोगे, डिप्रेशिएशन को घटाओगे। तो एनएनपी अगर निकालना है तो क्या करेंगे, जीएनपी माइनस डिप्रेशिएशन। जीडीपी माइनस डिप्रेशिएशन क्या होता है, यहाँ पर आएगा एनडीपी। क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत ऑप्शन है। सेकंड बोल रहे हैं जीएनपी माइनस डिप्रेशिएशन, एनएनपी आता है, अभी आपने देखा है। जीडीपी प्लस डिप्रेशिएशन, नहीं, ये भी नहीं। राइट आंसर जीएनपी माइनस डिप्रेशिएशन। आपने अगर पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें आपके लिए आसान होंगी, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफी पुराना क्वेश्चन माना जाता है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है, कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है या जो मानव विकास सिद्धांत है, वो अवधारणा है, वो दिया किसने है। तो यहाँ पर अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम सेन, महबूब उल हक, सुखमय चक्रवर्ती या जीएस चंदा। तो आप याद रख, जीएस चंदा आप याद रखेंगे, महबूब उल हक ने ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI के बारे में बताया था। बात समझ में, मानव विकास सूचकांक कहते हैं इसको। तो HDI जो है वो किसने दिया है, वो महबूब उल हक ने दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो बोल रहा है कि द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम देखें तो मानव विकास सूचकांक या HDI जो है वो सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा, तो वो डेवलप किया गया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको आप UNDP के द्वारा जानते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
जिसने रिलीज किया सबसे पहले, क्या यूएनडीपी ने रिलीज किया सबसे पहले एसडीआई या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जीएनपी। जीएनपी स्टैंड्स फॉर, जीएनपी क्या होता है पहले तो आप ये समझ लो। जीएनपी का मतलब होता है कि जैसे आपने जीडीपी कैलकुलेट किया ना, तो जीडीपी के बाद में अब क्या हो रहा है, ये इनफ्लो है और ये है आउटफ्लो। तो जब आप जीडीपी में बाहर से आने वाली चीजों को जोड़ देते हो, मतलब कि आप अपने इनफ्लो को ऐड कर दो और बाहर जाने वाली चीज को माइनस कर दो, मतलब आप क्या कर दो, आउटफ्लो को माइनस कर दो, तो जो अमाउंट मिलता है वही क्या होता है, वो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। ये जीएनपी कहलाता है। यहाँ तो सिर्फ फुल फॉर्म पूछ रहा है तो आप सीधे बताओ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपसे पूछे जीएनपी तो फॉर्मूला बताओ, जीडीपी प्लस नेट इनफ्लो माइनस नेट आउटफ्लो। और अगर यही चीज क्लोज्ड इकोनॉमी की कंडीशन होती तो क्लोज्ड इकोनॉमी के केस में जीएनपी इक्वल टू जीडीपी हो जाता। ये भी आप याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो बोल रहा है कि द पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय इन इंडिया वॉज ₹20 इन 1867-68। 1867 में जो पर कैपिटा इनकम थी वो कितनी थी, वो 20 रुपए के बराबर थी। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय की जो गणना थी इसका पता पहली बार किसने लगाया था, बहुत ही फेमस नाम है, सबको पता है, दादा भाई नौरोजी। तो आप याद रखिए 1867-68 में पहली बार जब भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की गई तो उसका पता लगाया था दादा भाई नौरोजी ने, और वो कितनी थी, वो थी 20 रुपए। अब ये पर कैपिटा इनकम होती क्या है, तो कंट्री में जितनी भी टोटल इनकम है उस टोटल इनकम को अगर आप अपने टोटल पॉपुलेशन से हटा देते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है वही क्या कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय कहलाती है, वही पर कैपिटा इनकम कहलाती है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। नेशनल इनकम जितनी ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन जितनी कम, पर कैपिटा इनकम उतनी ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो यहाँ पर बोल रहा है पर कैपिटा इनकम इज, प्रति व्यक्ति आय होती क्या है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ें बताई। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये इतने चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं। ठीक है, चलिए तो इस टॉपिक के क्लास अटेंड करिए, उस वीडियो को देखिए और उस कॉन्सेप्ट को जितना ज़्यादा आप अच्छे से समझेंगे, आपसे इस टॉपिक के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं या सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपसे बन जाएंगे। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।